तुम्हारा इस वीक TWT है? यस। यस नो? ओके चलो, अपना मोस्टली सैटरडे को ही चैप्टर फिनिश होगा, तो लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं। जस्ट वेट फॉर अनदर 2 minutes, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। लास्ट टाइम में कुछ डाउट है किसी को? ठीक। Sir, या sir, in the ionization definition, it's written 1 mole of atoms, no? So then, how is the atom isolated if there are 1 mole atoms? अच्छा, बाकी किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं है ना? So, उसके like खुद के उसके अगर लेट से एक रूम है, उस रूम में उसके एटम ही प्रेजेंट है, बाकी किसी के साथ उसका बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन। sir, suppose समझा? there is a jar, उसमें Cl के atoms है. Now Cl atoms to combine with each other, no? 1 mole Cl atoms will combine with each other then. ऐसा Then मैं, तू how? ये बोल रहा है, मैं तू ये बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ Cl एटम कभी भी इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, ऐसा बता रहा है तू मुझे? Yes, sir. कैसे? फिर तो Sir, मोल कंसेप्ट combine के करके. तो कंबाइन होने के लिए उनको पर्टिकुलर कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ना, ऐसा थोड़ी कि मतलब डायरेक्टली कंबाइन हो जाएंगे। अब तो किसी भी मॉलिक्यूल को तेरे अकॉर्डिंग तो फिर मतलब जो कार्बन के इंडिविजुअल एटम एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए नेचर में, वो हमेशा CO2 बना लेना चाहिए। बट CO2 बनाने की कुछ ना कुछ कंडीशन होगी ना, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो रिएक्ट करते होंगे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता होगा। यस नो? Sir, so Cl atoms can exist alone, no? हाँ। Okay, sir. ओके चलो लेट्स स्टार्ट। जो लास्ट टाइम अपन ने फिनिश किया था, लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट। यस, वो अपन ने फिनिश कर लिया था। यस नो? नाउ वी विल सी द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर तुमको सेकंड आयोनाइजेशन फाइंड आउट करना है किसी भी एलिमेंट का, इसका सिंपल मीनिंग नहीं, मेरा साइड से वॉइस करेक्ट, मेरे साइड से कोई भी वाईफाई का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो देखो यार, अगर मेरे को एग्जाम में पूछा कि व्हाट इज द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन का मतलब तुमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया है, नाउ वी वांट टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन। सिंपल फंडा क्या है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करने का? तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, तुमने उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया यार। तो जैसे ही रिमूव करने का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास अब तुम्हें लिथियम नहीं है। कम एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा लिथियम का। पर जैसे ही कंपेयर करने जाओगे, तुम क्या करोगे, लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लो, फिर कंपेयर करो। तो जैसे ही लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाएगा? यस नो? यस नो? बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2, बोरॉन प्लस का, कार्बन प्लस का 2s2 2p1, ऑक्सीजन प्लस का 2s2 2p3, 2s2 2p4, इस तरीके से। तो अगर तुम नॉर्मल ट्रेंड देखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या होना चाहिए था? नॉर्मल ट्रेंड तुम्हारा इंक्रीज होना चाहिए था। यस नो?
बट इस बार जंपिंग कौन कर, लास्ट टाइम बेरिलियम जंप कर रहा था बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन पावर, इस बार कौन जंप करेगा बताओ। इस बार लास्ट टाइम बेरिलियम बोरॉन से जंप कर रहा था, इस बार कौन जंप करेगा? बोरॉन। इस बार जंपिंग किसका होगा? बोरॉन का। तो बोरॉन क्या करेगा? जंप करेगा और कहाँ चला जाएगा? कार्बन के आगे। बोरॉन का जंपिंग होगा और कहाँ चला जाएगा वो? कार्बन के आगे। फिर एक और जंपिंग होगा किसका? ऑक्सीजन का, वो कहाँ चला जाएगा? फ्लोरीन के आगे। और अब एक चीज देखो यार, इसका लिथियम प्लस है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया है? कॉन्फ़िगरेशन लाइक हीलियम ना? यस नो? फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तुमको ये समझ में आता है? इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। हीलियम का तो सबसे ज्यादा होता है, हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया उसका, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज्यादा होगी, तो बहुत ज्यादा जंप करेगा। यस। तो एग्जाम में अगर तुमको पूछे कि व्हाट इज द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, यू विल से सबसे कम बेरिलियम का, उससे ज्यादा कार्बन का, देन बोरॉन का, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, और उसके बाद लिथियम। यस। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था? बेरिलियम जंप कर रहा था, अब बोरॉन जंप करेगा। तो थर्ड आयनाइजेशन अगर मैं कंपेयर करूंगा तो फिर किसका जंपिंग होगा? अगर मैंने कभी भी थर्ड आयनाइजेशन कंपेयर किया तो फिर किसका जंपिंग होगा बताओ। लास्ट केस में फर्स्ट आयनाइजेशन में बेरिलियम जंप कर रहा था, सेकंड में बोरॉन जंप कर रहा है, अगर मैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करूंगा तो कौन जंप करेगा? कार्बन जंप करेगा। वेरी गुड। तो एग्जाम में मतलब करना क्या है, अगर मैंने पूछा कि लेट्स से मैंने एग्जाम में पूछा कि इसका थर्ड आयनाइजेशन कंपेयर करो, तो तुम क्या करोगे? तुम दो इलेक्ट्रॉन सब में से रिमूव कर लो, फिर कंपेयर करो। अगर मैंने बोला कि किसी का भी फिफ्थ आयनाइजेशन कंपेयर करो, फिफ्थ आयनाइजेशन मतलब चार इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लो, अब कंपेयर करो। तो ये उसका मीनिंग है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस नो? Sir, या sir, for boron, we'll remove the first electron from 2p only, no? Because Pauli exclusion principle पे violate हो जाएगा. Of our rule, sorry. टू पी से तो रिमूव किया है ना एक इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, वही से मतलब निकालेंगे बिकॉज ऑफ our rule हमको एग्री करना है ना. हाँ। Answer to इलेक्ट्रॉन हाफ बाउ रूल क्या है यार? मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकालेंगे ना, हाफ बाउ रूल थोड़ी होता है सब। क्योंकि both are in the they have the same n number, no? That is why. So first we'll remove from 2p because of by rule नहीं तो violate हो जाएगा अगर 2s से निकालेंगे. वैसा ही होता है ना. डाउट क्या है मतलब, जो तू एक फैक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है? सर मैं पूछ रहा हूँ. सर मैं पूछ रहा हूँ वैसे ही करते हैं ना. हाँ। ओके सर. अगर मैं तुमको थर्ड सेकंड आयनेशन एनर्जी पूछूं थर्ड पीरियड एलिमेंट का, क्या तुमको ये समझ में आता है? सबसे कम मैग्नीशियम का होगा, उसके बाद क्या होगा तुम्हारे पास? सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम जंप करेगा, उसके बाद क्या होगा तुम्हारे पास? क्लोरीन, फिर सल्फर जंप करेगा, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? सोडियम का। यस नहीं? बोरॉन जंप कर रहा था तो एल्यूमिनियम जंप करेगा, नेक्स्ट में वहां पे ऑक्सीजन जंप कर, तो यहाँ पे सल्फर जंप करेगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस नो? अब मुझे बताओ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? मैग्नीशियम का या एल्यूमिनियम का? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम? मैग्नीशियम। और सेकंड आयोनाइजेशन? सेकंड आयोनाइजेशन अभी लिखा है मैंने, एल्यूमिनियम। क्योंकि फर्स्ट आयोनाइजेशन में मैग्नीशियम जंप करता है एल्यूमिनियम से, सेकंड में एल्यूमिनियम जंप कर रहा है सिलिकॉन से, तो एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है। और वही अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन किसका ज्यादा होता है? नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? नाइट्रोजन का। और सेकंड आयोनाइजेशन? ऑक्सीजन का। तो फर्स्ट नाइट्रोजन का और सेकंड ऑक्सीजन का। दैट्स इट। प्रॉब्लम कैसे आएंगे एग्जाम में ये बताओ, ये स्टेटमेंट पढ़ो। विच विद द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज?
तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि सेकेंड आयोनाइजेशन मैग्नीशियम का ग्रेटर देन है सोडियम से ना। सोडियम का तो सबसे ज्यादा होता है अपने पूरे पीरियड में, तो आंसर विल बी बी। अब ये क्वेश्चन करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल एक्सपेक्टेड टू द हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन, किसका ज्यादा होगा? थर्ड आयोनाइजेशन का मतलब सबसे बेस्ट क्या है? थर्ड आयोनाइजेशन मतलब दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करो फिर कंपेयर करो। तो सारों का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करो और देखो किसका ज्यादा होगा। क्रोमियम, वेनेडियम, मैंगनीज और एफी। तो उसमें से क्या करना है? दो इलेक्ट्रॉन, थर्ड बोला है तो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करो फिर कंपेयर करना है। वी विल रिमूव टू इलेक्ट्रॉन्स एंड फिर कंपेयर करेंगे। वी विल रिमूव टू इलेक्ट्रॉन और फिर कंपेरिजन करेंगे। तो तुम Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम लिखोगे तो क्या करना है, इससे थर्ड आयनाइजेशन पूछा है तो Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। Mn+2 का कौन बी नहीं आएगा वेदांत। तुम क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख के क्या करोगे? दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है तुमको? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? वो लिखेंगे अपन आर्गन 4s1 3d5। उसके बाद क्या करना है? दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। तो पहले s में से रिमूव करूंगा फिर d में से, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 3d4। वैसे वेनेडियम का भी लिखोगे, वैसे मैंगनीज का भी लिखोगे, वैसे Fe का भी लिखोगे। इन सब में से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका है? इन सब में से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा? Mn का। तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी या डिफिकल्ट? वहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना इजी या फिर डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है कम? तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। एग्जाम में ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस, नो? नाउ लेट्स सी। अगर मैं बोरॉन, अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है? अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज। तो ऑर्डर क्या आएगा? ये। बट एक प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? कि एल्यूमिनियम से अगर तुम देखो, अगर तुम एल्यूमिनियम से बोरॉन से एल्यूमिनियम जा रहे हो तो सेल नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जेड इफेक्टिव क्या है? कांस्टेंट है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? जितना ज्यादा रेडियस, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा?
डिक्रीज होगा। पर जैसे तुम एल्यूमिनियम से गैलियम जाओगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, बट गैलियम से जस्ट पहले 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप कर रहे हो, 3D में, और 3D आर द पुअर शील्डर्स। अगर शील्डिंग अगर पुअर होगी तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? सिग्मा कम है, सिग्मा अगर कम है तो जेड इफेक्टिव का क्या होगा बच्चे लोग, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अब एक चीज देखो, एल्यूमिनियम से जब गैलियम जा रहा है नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये क्या बोलेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। पर गैलियम से जस्ट पहले 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हो किसमें, डी में, एंड डी आर पुअर शील्डर्स। अगर शील्डिंग पुअर होगी तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो एक बोल रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, एक बोल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए। तो कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है, वी डोंट नो, बिकॉज अपने को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पता होगी, उसी बेसिस पे अपन कमेंट कर पाएंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, सेकंड वाला। तो गैलियम का जिस तरीके से रेडियस एल्यूमिनियम का स्लाइटली ज्यादा होता है, वैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो गैलियम का ज्यादा होता है। ठीक है, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? अरे मैं तुम्हारा वेट कर रहा था यस नो बोलने का। चलो, और वैसे ही अगर तुम गैलियम फिर इंडियम फिर थैलियम, कि अब तुम एक चीज देखो, अगर थैलियम से जस्ट पहले, क्या इंडियम और थैलियम में रेडियस का कोई एक्सेप्शन था क्या? क्या इंडियम और थैलियम में क्या कोई रेडियस का कोई एक्सेप्शन था, यस नो? ना, रेडियस का तो कोई एक्सेप्शन वहां पर नहीं था। बट अगर सपोज तुम यहाँ पर मैं लॉजिकली चीज देखो, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, 58 से लेके 71 तक तुम इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप कर रहे हो, 4f सब शेल में, एंड डी एंड एफ आर पुअर शील्डर्स। अगर शील्डिंग पुअर होगी तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा कम होगा, यस। अगर शील्डिंग पुअर होगा तो सिग्मा डिक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा, यस। तो रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं था, बट एक्चुअल में क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी में। मैंने ये भी बताया था रेडियस के अंदर, इंडियम और थैलियम के अंदर अगर जेड इफेक्टिव वहां पर भी बढ़ता है, बट रेडियस ज्यादा नहीं होके क्लोज हो जाता है। अगर तुमको लेक्चर याद हो रेडियस वाला, तो एक चीज देखो, ये देखो, क्लोजर, बट अभी भी थैलियम का ही ज्यादा होगा इंडियम से, यस। रेडियस क्लोज तो हो जाएगा बट थैलियम से ज्यादा होगा, यस और नो? चलो, बट यहाँ पे वहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं था, बट यहाँ पर एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर तुम्हारे पास जेड इफेक्टिव है। तो एक्चुअल में होना किसका ज्यादा चाहिए था, इंडियम का, बट होता किसका ज्यादा है, थैलियम का। फिर से रिपीट कर देता हूँ, गैलियम से जस्ट पहले 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप करो 3D में, 3D आर पुअर शील्डर्स। शील्डिंग पुअर होगी तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट। इसीलिए गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा। सेम इंडियम और थैलियम, थैलियम से जस्ट पहले इलेक्ट्रॉन जो है 14 इलेक्ट्रॉन वी आर फिलिंग इन द 4f सबशेल्स, डी एंड एफ आर द पुअर शील्डर्स। सिग्मा कम होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर?
क्लियर ये वाला पॉइंट सबको? यस नो? अब एक्चुअल में देखो, अब एक चीज और देखो, गैलियम का इंडियम से ज्यादा है और थैलियम का भी इंडियम से ज्यादा है। गैलियम का इंडियम से ज्यादा है और थैलियम का भी इंडियम से ज्यादा है। तो क्या तुम बिना वैल्यू कंपेयर के गैलियम और इंडियम के बारे में कमेंट कर सकते हो क्या? बिना वैल्यू पता किए क्या तुम गैलियम और इंडियम थैलियम के बारे में पता कर सकते हो? यस नो? नो, तो वो नहीं कर सकते। तो वैल्यू के बेसिस पे जब डिटरमाइन किया, थैलियम का बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका बोरॉन से कम होता है। तो ये कैसे कंपेयर करो? फिर होता है गैलियम का, फिर होता है एल्यूमिनियम का। थैलियम का बढ़ के बोरॉन से भी थोड़ा सा स्लाइटली कम होता है, बट गैलियम से एल्यूमिनियम से सबसे ज्यादा होता है। ये कैसे पता है? ये मेरे को वैल्यूज के बेसिस पे पता है। अदरवाइज वो कमेंट नहीं कर सकते। क्या ये पॉइंट सबको सबको क्लियर? ठीक है। क्या रेडियस के अंदर कार्बन फैमिली में कोई एक्सेप्शन था क्या? क्या रेडियस में कार्बन फैमिली में कोई एक्सेप्शन था? एम आई ऑडिबल? ओके, नाउ स्क्रीन विजिबल है? नाउ विजिबल? तो बच्चे, कार्बन फैमिली में रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं था, बट आयनाइजेशन में एक एक्सेप्शन होता है। जो रीजन थैलियम और इंडियम का है वही रीजन। तो फिर से नहीं दिख रहा तुमको? बेटा, अभी ठीक है? ठीक है। तो बच्चे, रेडियस में कार्बन फैमिली में कोई भी एक्सेप्शन नहीं था, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी सिलिकॉन जर्मेनियम में कोई भी एक्सेप्शन नहीं, बिकॉज डोमिनेटिंग फैक्टर नंबर ऑफ सेल्स वाला ही है। बट एसएन और पीबी में एक्सेप्शन है। जो रीजन थैलियम और इंडियम का था वही रीजन एसएन और पीबी का भी। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लेड, और फिर एसएन। क्लियर?
डन। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? चलो, अगर मैं 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज की बात करूं तो टॉप टू बॉटम अगर तुम जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, टॉप टू बॉटम अगर तुम जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीजेज और इंक्रीजेज? डिक्रीजेज। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? ट्रेंड तो ये होना चाहिए था यार, 3D का सबसे ज्यादा, फिर 4D का, फिर 5D का। बट एक्चुअल में ऐसा ट्रेंड नहीं होता। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो, अगर तुम यट्रियम से जिरकोनियम जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे तुम लैंथेनम से हाफनियम जा रहे हो, तुमने 14 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए हैं 4f सबशेल्स में, एंड 4f आर पुअर शील्डर्स, तो सिग्मा क्या होगा? कम होगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन से लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लास्ट शेल के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट, तो उसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो 5D का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होना चाहिए था, बट ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 5D का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होके ये 3D से भी ज्यादा हो जाता है। 5D का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए था? फोर सबसे कम होना चाहिए था, बट उसका आयोनाइजेशन एनर्जी 3D से भी ज्यादा हो जाता है, तो ये एक्चुअल ट्रेंड आता है। तो अगर मैं कभी भी कंपेयर करूं, AU 3D एलिमेंट है, AG 4D एलिमेंट है, और कॉपर 3D, AG 4D और AU 5D ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ, सबसे ज्यादा किसका होगा आयोनाइजेशन एनर्जी? AU का। फिर उसके बाद AU के बाद किसका होगा? AG का। AU, फिर कॉपर, फिर AG। पहले 5D, ये क्या था? 3D, ये क्या था? 4D, और ये क्या था? बट अगर सपोज तुम मुझे लॉजिकली बताओ, अगर मैं स्कैंडियम, यूट्रियम और लैंथेनम की बात करूं तो वहां पे ऑर्डर क्या आएगा? नॉर्मल ट्रेंड, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनम के बाद स्टार्ट होगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनम के बाद स्टार्ट होगा, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा जी? नॉर्मल ट्रेंड। इसका ऑर्डर क्या आएगा? ये स्कैंडियम सबसे ज्यादा, फिर यूट्रियम, फिर लेंथेनम। स्कैंडियम सबसे ज्यादा, फिर यूट्रियम और फिर लेंथेनम। स्कैंडियम, फिर यूट्रियम और फिर लेंथेनम। ओके। ओके बच्चे लोग, सबको ये क्लियर है? यस नो? अब एक और चीज सुनो, ध्यान से सुनना यार ये वाला पार्ट। अगर मैं कॉपर और जिंक की बात करूं तो कॉपर और जिंक में से किसका रेडियस ज्यादा होता है? कॉपर और जिंक में से किसका रेडियस ज्यादा होता है? जिंक का रेडियस ज्यादा होता है। तो अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करूं तो किसका ज्यादा होना चाहिए? अगर मैं रेडियस वाले फैक्टर से आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करूं तो किसका ज्यादा होना चाहिए? कॉपर का। बट अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करूं तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगर मैं रेडियस की बात करूं तो एक्चुअल में क्या होता है? जिंक का रेडियस ज्यादा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसका ज्यादा होना चाहिए। बट अगर सपोज तुम कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ये और जिंक का कॉन्फ़िगरेशन ये, किसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? किसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? जिंक का। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, जिंक में से या कॉपर में से? जिंक में से। एक्चुअल में यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है? अगर तुम कभी भी दो कंसेक्यूटिव एटम्स के बारे में कंपेयर कर रहे हो तो जनरली डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है तुम्हारे पास? D एंड E पॉइंट।
लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज मेंशन किया था, ध्यान से अगर तुम देखो तो डी एंड ई पॉइंट इज ए सिग्निफिकेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल व्हाइल कंपेयरिंग द एडजेसेंट एटम। तो वहां पे रेडियस वाला फैक्टर उतना डोमिनेटिंग नहीं होता। कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी वाला फैक्टर ही डोमिनेटिंग होगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो डिस्पाइट ऑफ साइज भी क्या है, जिंक का ज्यादा है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि अच्छा साइज जिंक का ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए था, बट एक्चुअल में आयनाइजेशन एनर्जी जिंक का ज्यादा होता है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस नो? तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब एक और पॉइंट देखो, अगर मैं तुमको बोलूं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर एंड जिंक, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? बोलो। सेम ऑर्डर? सेम ऑर्डर कैसे आएगा? कॉपर का ज्यादा होगा या जिंक का ज्यादा होगा? बच्चे सेकंड आयनाइजेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद कंपेयर करो। अरे क्या कर रहे हो? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, रिमूव करोगे तो ये 3d10 आएगा, वो 4s1 3d10 आएगा। तो कहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है, कॉपर में से जिंक में से? जैसे सेकंड मतलब एक ही रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कहां से ज्यादा इजियर है? अरे कॉपर में से कहां से इजी होगा मृदुल? सेकेंड आयनाइजेशन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है फिर कंपेयर करना है। तब कॉपर के पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है और जिंक के पास क्या है, 4s1 है। तो कॉपर के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो सेकेंड आयनाइजेशन किसका ज्यादा होगा? कॉपर का ज्यादा होगा। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आता है? हाँ, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जिंक स्टेबल बनेगा। तो अगर तुम थर्ड आयनाइजेशन कंपेयर करोगे तो फिर से वो जिंक का ज्यादा होगा कॉपर से। अगर तुम थर्ड आयोनाइजेशन कंपेयर करोगे तो जिंक का ज्यादा होगा, किससे? कॉपर से। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस नो? So does ionization potential reduce to the zinc after one electron removed after because zinc tries to radially give away electron for stability? Yes, फर्स्ट के बाद सेकंड इजीली दे देगा जिंक। जिंक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बाद सेकंड इजीली दे देगा बिकॉज वो +2 में रहना ज्यादा ज्यादा पसंद करेगा एज कम्पेयर टू +1। क्लियर? क्या यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है कॉपर वाले केस में? कॉपर के जस्ट नीचे एलिमेंट कौन सा आता है? कॉपर के जस्ट नीचे एलिमेंट कौन सा है? Ag। और जिंक के जस्ट नीचे? जिंक के जस्ट नीचे कैडमियम। तो अब तुम बताओ फर्स्ट आयोनाइजेशन किसका ज्यादा होगा, Ag का ज्यादा होगा या कैडमियम का ज्यादा होगा? फर्स्ट आयोनाइजेशन कैडमियम का, सेम ऑर्डर। और नेक्स्ट Au और अगर Hg की बात करूं, Au और Hg किसका ज्यादा होगा? इफ आई टॉक अबाउट Au एंड Hg, किसका ज्यादा होगा? Hg। क्या मुझे कोई पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम? व्हाट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम?
4d10. और what is the electronic configuration of Ag? What is the electronic configuration of Ag? What's the electronic configuration of Ag? 4d10 5s1. तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी? कहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी? Ag में से। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? पैलेडियम का। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? तो ये आयनाइजेशन के मतलब अगर जिसको रेडियस समझ में आता है तो आयनाइजेशन में कोई ज्यादा कुछ याद नहीं करना है यार अपने को। तो रेडियस ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था यार। अगर जिसको रेडियस अच्छे से पता है तो आयनाइजेशन इजीली कर सकता है। तो बुकलेट में तुम टिल आयनाइजेशन तक सारा होमवर्क फिनिश कर सकते हो। बुकलेट में टिल आयनाइजेशन तक सारा होमवर्क फिनिश कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एक और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन। ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पार्ट क्या है। सुनो अब एप्लीकेशन। अगर सपोज जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी या डिफिकल्ट? जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी और डिफिकल्ट? इजी। जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा है कम? मोर। तो जो भी अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी? ज्यादा होगी मेटेलिक प्रॉपर्टी। सिंपल। इसका मतलब कहना है सिंपली से दैट मेटेलिक प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक प्रॉपर्टी। यस यस। और अगर तुम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? डिक्रीजेज और इंक्रीजेज? इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इट्स डिक्रीजेज और इंक्रीजेज? इट्स इंक्रीजेज। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीजेज। अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। एंड इफ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? टॉप टू बॉटम में आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होगा? डिक्रीजेस। तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सिंपल। चलो तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? अब एक और चीज सुनो। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो लेट्स से ये सोडियम है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। तो सोडियम क्या हो रहा है यहाँ पे? सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बाकी सबको क्या करेगा? अगर सोडियम का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बाकी जितने भी एलिमेंट के साथ वो कंबाइन होगा उनको क्या करेगा? वो रिड्यूस करेगा। यस, इसका इट विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज होगा, बाकी सबको रिड्यूस करेगा। अब एक चीज लॉजिकली सोचो, अगर कोई एलिमेंट जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जितना इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बाकी सबको उतना ही ज्यादा रिड्यूस करेगा। यस और नो? ओके। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी तो उसका मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई एलिमेंट है अगर अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, अगर इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा मतलब इसका मतलब इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जितना इजीली ऑक्सीडाइज होगा बाकी सबको उतना ही ज्यादा रिड्यूस करेगा। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी, इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। यस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। तो कैन आई सिंपली से दैट रिड्यूसिंग पावर is inversely proportional to ionization energy? Yes or no?
अब एक और चीज बताओ, मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या मेटल अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है? लूज करना डिफिकल्ट होता है? मेटल जो है अपना जो इलेक्ट्रॉन है इजीली लूज कर देता है, डिफिकल्ट है? एल्कली मेटल तो और इजीली लूज कर देगा क्योंकि उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर हो जाएगा। तो कैन आई सिंपली से दैट alkali metals are good reducing agent? Yes or no? Can I simply say that alkali metals are good reducing agent? Yes. Yes, that's it. खत्म। बट ये किस फेज में बात कर रहा हूँ? तो मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिखा था तो तुम जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे वो गैसियस फेज से रिमूव कर रहे थे या सॉलिड फेज से रिमूव कर रहे थे? गैसियस। इसका मतलब जो रिड्यूसिंग पावर अगर मुझे पता करनी है तो अगर तुम टॉप टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे, इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? वो अगर बढ़ता है तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? वो कम होगी। और टॉप टू बॉटम जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? बढ़ी। यस, यस, नो? If we move from left to right, ionization energy increases, reducing power decreases. और टॉप टू बॉटम में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि रिड्यूसिंग पावर गैसियस फेज में क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? अरे अभी तो ऊपर बताया, आयोनाइजेशन डिक्रीजेस तो ये वाली चीज इंक्रीजेस। तो अगर मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करूं तो सीजियम इज द गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रुबिडियम उससे कम, पोटेशियम उससे कम। बट ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? गैसियस फेज की बात कर रहा हूँ यार। आई एम टॉकिंग अबाउट द गैसियस फेज, मतलब गैस से गैस में कन्वर्ट होना चाहिए। सिद्धांत अपना माइक ऑन करो और बताओ क्या नहीं समझ रहा है। So the sequence. अरे ऊपर तो लिखा है ना, टॉप टू बॉटम अगर जाओगे तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। यस, Yes, sir. तो वही तो लिखा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम। उसको लिखा लेफ्ट टू राइट है बट एलिमेंट तो टॉप टू बॉटम वाले ही है ना भाई। Yes, sir. अभी क्लियर है तुझे? Yes, sir. बट ये चीज मैंने गैसियस फेज में बोली है। बट एग्जाम में एक चीज ये ध्यान रखना, अगर तुमको एग्जाम में बोल के रखा है सर एक्वस स्टेट में क्या होगा, एक्वस में ऑर्डर डिफरेंट आता है। अगर मैं एक्वस स्टेट की बात करूं तो ऑर्डर डिफरेंट आता है। वो क्यों आता है वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अभी इसको होल्ड पे रख रहे हैं कि एक्वस स्टेट में ऐसा क्यों ऑर्डर आ रहा है, रैंडम लिथियम ज्यादा क्यों है। बच्चे वेदांत अभी एक्वस स्टेट के अंदर बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक टर्म्स पढ़ाना पड़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी, फिर तुम समझ पाओगे ये वाला ऑर्डर। ओके बच्चे, अब एक चीज लॉजिकली सोचो, क्या यहाँ तक किसी को कुछ डाउट ऑर्डर में? और एक और चीज देख लेते हैं, अगर रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर इसका क्या होगा? Cl is getting reduced, it will act as a oxidizing agent।
Cl क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो किसकी तरह एक्ट करेगा, इट विल बी द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 5, सेकेंड है 15 और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है 500। फर्स्ट कितना है 5, सेकेंड कितना है 15 और थर्ड कितना है 500। तो क्या उसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार उसके पास दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यस और नो? इट हैज ओनली टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसा भी बोल सकता हूँ कि दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसने नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लिया है, यस, इट हैज अक्वायर्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना अब डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर से देखते हैं, एक का फर्स्ट आयोनाइजेशन है 10, सेकंड है 25, थर्ड है 40 और फोर्थ है 600। तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हो तुम? यहां से कितने इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हो? 3। क्योंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 600 एनर्जी चाहिए। तो अगर कभी भी ऐसे सडन जंप हो रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी में, तो इसका मतलब जंप से पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो तुम रिमूव कर सकते हो। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस, नो? तो यही थर्ड एप्लीकेशन है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अगर जैसे सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास कितने ऑर्बिट है ये बताओ? सोडियम के पास नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 3। और अगर तुमने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो अब नंबर ऑफ शेल्स कितने हो जाएंगे? 2। तो क्या हो रहा है, कंप्लीटली सेल रिमूव हो रहा है। तो सेल रिमूव होगा, इसका मतलब सेकंड में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। तो यही चीज होती है जो थर्ड स्टेटमेंट है। While comparing successive ionization energy, if there is a high jump, then it indicates that there would have been a loss of entire shell in the former ionization. मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते टाइम एक्चुअली एक पूरा शेल तुमने रिमूव कर दिया है। तो डेफिनेटली अगर शेल रिमूव करोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, यस। या फिर वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लेगा, यस। प्रॉब्लम्स के थ्रू तुमको आइडिया लगेगा। अब देखो, द फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, कहाँ पे सडन जंप हो रहा है? क्या यहाँ पे सडन जंप हुआ, यस नो? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एक्चुअली थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी से बहुत ज्यादा है, यस नो? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव फोर्थ इलेक्ट्रॉन, यस नो? तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आप बताओ? चौथे को निकालना डिफिकल्ट है, तो कितने इजीली निकाल सकते हो? 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 3। अगर जिसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसका मतलब कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? किसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13th ग्रुप एलिमेंट, यस। बोरॉन, क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है बोरॉन का? बोरॉन का अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या आता है? 1s2 2s2 2p1। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? ns2 np1। तो उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा? एक्चुअल में बोरॉन फैमिली से बिलोंग करेगा, यस। हो सकता है ऑप्शन में मेरे को 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ के ये पूछ ले कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, तो वी विल से कि बोरॉन फैमिली से बिलोंग करेगा। या फिर मैं ऑप्शन में ऐसे एलिमेंट भी दे सकता हूँ। बोरॉन फैमिली के एलिमेंट कौन कौन से हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। सर इन पांचों में से कोई भी आंसर हो सकता है ऑप्शन में, यस और नो? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो इस पे बेस्ड।
बताओ क्या आंसर होगा इसका बच्चे लोग। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे पहले ये बताओ। 4। सडन जंप क्या हो रहा है? 4 के बाद आ रहा है। सो इट कैन इजीली डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन। इट कैन इजीली डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन। इसका और कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा? कार्बन फैमिली से। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन फैमिली का एलिमेंट कौन सा है? इट्स बी ओनली। तो आंसर क्या क्या हो सकता था? कार्बन हो सकता था, सिलिकॉन हो सकता था, जर्मेनियम हो सकता था, टिन हो सकता था एंड लेड हो सकता था। इनमें से कोई भी आंसर हो सकता था। क्लियर बच्चे लोग ये वाला पॉइंट सबको? यस नो? अब हेलो, एम आई ऑडिबल? एक और चीज सुनो। स्क्रीन दिख रहा है तुम सब लोगों को? यस नो? ओके। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, अगर दो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो स्टेबल होगा। ये एग्जांपल करवाऊंगा, उसके थ्रू और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। बट अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास दो सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो लोअर वाला स्टेबल होगा। अगर डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो हायर वाला स्टेबल होगा। और अगर डिफरेंस जो है वो 16 और 11 के बीच में है, तो दोनों स्टेबल होंगे। अभी ये समझ में नहीं आएगा, बट 16 से ज्यादा लोअर वाला, 11 से कम हायर वाला, 11 से 16 के बीच में, तो दोनों स्टेबल होंगे। अब ये प्रॉब्लम देखो, तुमको I1, I2, I3, I4 दिया है। I1 और I2 में कितना डिफरेंस है? I1 और I2 में कितना डिफरेंस है? 5। तो ये और ये, तो तुम मुझे बताओ, M+1, सॉरी, M+1 ज्यादा स्टेबल होगा या +2 ज्यादा स्टेबल होगा? अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 11 से कम है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? हायर वाला ज्यादा स्टेबल होगा। फिर से देखते हैं। अगर मैं सेकंड और थर्ड की बात करूं, क्या डिफरेंस आ रहा है? तो +2 ज्यादा स्टेबल, +3 ज्यादा स्टेबल, या दोनों स्टेबल? +2, +3 या दोनों? दोनों। नेक्स्ट डिफरेंस कितने का आ रहा है? 42 और 420। 42 और 420, नेक्स्ट डिफरेंस कितना आ रहा है? 378 का। तो क्या ये 16 से ज्यादा है क्या? यस नो? क्या ये 16 से ज्यादा है? यस। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा?
+3 +4 +3। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका +2 एंड +3 क्या है, स्टेबल। क्लियर बच्चा पार्टी सबको ये अच्छे से? यस नो? इसी के साथ तुम्हारा आयनाइजेशन कंप्लीट हो गया है। मैं आई थिंक अपना लास्ट क्लास का इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए मैं आज की क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूँ। कैन आई डू दैट? यस। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने पूछा था तो यू आर लाइक कि नहीं सर आज मत करो एक्सटेंड। तो आज मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ सो दैट अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाए एग्जाम से पहले। बट मैं ब्रेक भी दे रहा हूँ, टेक 4 to 5 मिनट्स का ब्रेक, बिकॉज मैं नया पार्ट स्टार्ट करूंगा, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया। टेक 4 to 5 मिनट्स का ब्रेक, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बच्चे मोस्टली मैं 2 तक लूंगा, 2 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा। Yes, I will send the notes of this class, don't worry.
We are starting in 2 minutes, okay? करें स्टार्ट। चलो तो मैं आज जस्ट मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। ठीक है, अब लॉजिकली चीज सोच के बताओ, अगर तुम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो तो वो प्रोसेस कैसा था, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। तो जब तुम इलेक्ट्रॉन को ऐड करने जाओगे, देखो बाहर अगर ऐसा एक इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस उस पर लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स, और इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है। मतलब न्यूक्लियस का खुद का टेंडेंसी है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, न्यूक्लियस का खुद का टेंडेंसी है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने का और स्टेबल होने का। अगर खुद का टेंडेंसी होगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, गिवन सब्सटेंस को देना होगा। बताओ यार। हेलो, अगर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का खुद का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, तो स्टेबल होगा। अगर वो स्टेबल हो रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा, गिवन सब्सटेंस को रिक्वायर्ड देना पड़ेगा अपने को एनर्जी, वो रिलीज करेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। बट यहाँ पे सबके लिए नेगेटिव नहीं है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए है। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर तुम नोबल गैस के पास जाओ, नोबल गैस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, क्या नोबल गैस वो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड कर लेगा? क्या नोबल गैस उस इलेक्ट्रॉन को इजीली ऐड कर लेगा? ना। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी गिवन सब्सटेंस को देना पड़ेगा या रिलीज होगा? नोबल गैस का पहले से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, अगर तुम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाए तो इलेक्ट्रॉन को इजीली ऐड नहीं करेगा। यस, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। यस,
यस नो? तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होता है, नेगेटिव, पर जिनका भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन नहीं करेंगे, तो वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। क्लियर सबको ये वाला पार्ट बच्चे लोग? इसको क्या बोल सकते हैं, अगर कोई भी एम गैस है, एम गैस क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एम माइनस गैस बनाएगा। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 ऑफ एम गैस। यस यस नो? ये तो आ जाएगा। अब एक और चीज सुनो, अगर एक्सोथर्मिक है तो ग्राफ ऐसा आएगा, ये तुम्हारे पास डेल्टा एच, ये क्या होगा डेल्टा एच। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट। इस बार प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो डेल्टा एच क्या आएगा बच्चे लोग, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो ये रिएक्शन लिखा, क्या इसको मैं, अगर मैं इसको लिख रहा हूँ कि ये क्या है, इसका डेल्टा एच है माइनस एक्स किलो जूल पर मोल है। डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज माइनस एक्स किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अगर मैं रिएक्शंस के अंदर लिखूंगा तो क्या तुम सब लोगों को ये समझ में आता है, अगर प्रोडक्ट में मैं प्लस एक्स किलो जूल पर मोल ऐड करूंगा तब रिएक्टेंट मिलेगा। यस, अगर प्रोडक्ट में प्लस एक्स किलो जूल मोल ऐड करूंगा तब कहीं जाके रिएक्टेंट मिलेगा। यस नो? और अगर सपोज तुम कभी भी रिएक्टेंट में माइनस एक्स किलो जूल मोल सब्ट्रैक्ट करोगे, रिएक्टेंट से माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करोगे, तब कहीं जाके क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। यस? तो इन तीनों का मीनिंग सेम ही है। इन तीनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। किसका डेफिनेशन है, डेल्टा एच ऑफ ईजी ऑफ एम गैस। तो अगर कभी भी एग्जाम में ऐसे सेपरेटली लिखा है डेल्टा एच माइनस एक्स किलो जूल, सेपरेटली अगर लिखा है तो उसको तो मैं माइनस एक्स बोल दूंगा। अगर उसी रिएक्शंस के अंदर लिखा है तो मैं प्रोडक्ट में क्या करूंगा, एक्स ऐड करूंगा, और रिएक्टेंट में क्या करूंगा, एक्स सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है? अगर तुमने किसी भी एम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एम माइनस वन बनेगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ वन ऑफ एम गैस। यस? और अगर तुमने एम माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा इजी वन या इजी टू। एम माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज द डेल्टा एच ऑफ ईजी टू, डेल्टा एच ऑफ ईजी टू ऑफ एम गैस, या फिर ईजी वन ऑफ एम माइनस गैस, ये भी बोल सकता हूं मैं इसको। यस नो? लास्ट टाइम बताया था, आयोनाइजेशन में सेम चीज कर चुके हैं यार अपन। अगर Eg3 बोलूंगा एम गैस का, अगर मैंने एम गैस का Eg3 बोला, इसका मतलब m माइनस टू में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं। यस? यस नो? अब है ना चीज लॉजिक, देखो केमिस्ट्री में सिंपल फंडा है, अगर किसी भी सब्सटेंस का खुद का टेंडेंसी है किसी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का, इट मींस वो एनर्जी रिलीज करेगा। अगर तुम फोर्सफुली करवा रहे हो कोई चीज, तो एनर्जी गिवन सब्सटेंस को देना पड़ेगा। अब एक चीज लॉजिकली सोच के बताओ, अगर m माइनस है, कोई भी एक एलिमेंट है m, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और तुम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो क्या इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, यस और नो? तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। तो अगर एनर्जी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना अगर डिफिकल्ट है कोई भी नेगेटिव चार्ज में, इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। तो आज के बाद ये ध्यान रखना, अगर मेरे को डेल्टा है जो इजी टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, 3, 4, 5, क्योंकि 2, 3, 4, 5 में पहले से नेगेटिव चार्ज है और तुम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना जो है वो डिफिकल्ट होगा। अगर ऐड करना डिफिकल्ट है, इसका मतलब तुमको गिवन सब्सटेंस को एनर्जी देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक चीज ये लिख सकता हूँ, डेल्टा एच ऑफ Eg2, Eg3 इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट विल बी द एंडोथर्मिक। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? क्या Eg1 जो है, अगर मैं Eg1 की बात करूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ 1, इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ 1, तो वो क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 सबके लिए नेगेटिव होगा, यस और नो? क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबके लिए नेगेटिव होगा क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या सबके लिए नेगेटिव होगा क्या? नो, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए नेगेटिव होगा। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं, क्या वो सारे पॉजिटिव होंगे, यस नो? यस। तो ये चीज तुमको ध्यान में रखना है। गेन एंथैल्पी 1 मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए नेगेटिव, गेन एंथैल्पी 2, 3, 4 सबके लिए पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने जाओगे तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट होगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? अब एक और चीज सुनो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज उल्टा ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, यस? ध्यान से सोचना यार। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एम गैस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एम गैस, यस और नो? देखो रिएक्शन लिख के देखो, एम गैस का आयोनाइजेशन मतलब एम गैस, इट विल गिव एम प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब एम गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव एम माइनस गैस। अब बताओ, क्या ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे की उल्टी रिएक्शन है क्या? ये चीज ध्यान रखना, ये उल्टी रिएक्शन नहीं है। तो ये गलती में नहीं करनी है एग्जाम में। अगर तुमको बोले कि क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज उल्टा ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, नो, इट इज नॉट द उल्टा ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चे फर्स्ट वाली जो रिएक्शन तुमने ये लिखा है, इस रिएक्शन का उल्टा रिएक्शन क्या होगा? इसका उल्टा रिएक्शन क्या होगा बताओ? क्या उसके उल्टे रिएक्शन को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एम गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव एम माइनस गैस, यस सर? दिस इज द उल्टा ऑफ एम प्लस गैस ना, दिस इज द उल्टा ऑफ एम प्लस, यस और नो? इसका मतलब क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर फर्स्ट अगर आयोनाइजेशन में अगर ले रहा हूं एम गैस का, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मुझे लेना पड़ेगा एम प्लस का, यस और नो?
और साथ ही साथ एक नेगेटिव साइन भी आएगा। अभी फर्स्ट वाले में अगर +30 हो रहा है तो सेकंड वाले में -30 होगा। यस और नो? या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ m गैस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ m प्लस गैस, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देख लो, इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो। लोगों को लगता है कि m गैस का आयोनाइजेशन और m गैस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम होगा। नो, m गैस का आयोनाइजेशन m प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? सिद्धांत अपना माइक ऑन करो यार। Yes, sir. बोलो, क्या समझ में नहीं आया? So the last part. यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। देखो, ये समझ में आता है कि आयोनाइजेशन m गैस का और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी m गैस का सेम नहीं होगा। ये सुनो, Yes, sir. तो अगर तू फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स लिख, तो रिवर्स कैसे लिखेगा? प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना, तो रिवर्स कैसे लिखूंगा? m प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इट विल गिव m। यस, Yes, sir. तो ये किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है? यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इस वाली रिएक्शन में? m M प्लस। plus. तो क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ m प्लस? Yes, sir. तो क्या तेरे को ये समझ में आता है कि अगर फर्स्ट वाली रिएक्शन में अगर फर्स्ट का डेल्टा एच, अगर फर्स्ट का डेल्टा एच +30 है, तो सेकंड रिएक्शन उसका रिवर्स है, तो इसका जो डेल्टा एच होगा वो -30 होगा। यस, Yes. क्लियर है तुझे ये? Yes, sir. तो वही चीज बता के रखिए। आयोनाइजेशन m गैस का और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी m गैस का सेम नहीं होगा। अगर तू आयोनाइजेशन m का ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी m प्लस का लेना पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. बट तुमको ये समझ में आता है, एग्जाम में ऐसे देखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। ये समझ, Yes. एग्जाम में इस तरीके, उसका एक ट्रिक भी है, सुनो ध्यान से। क्या? अगर आयोनाइजेशन देख रहे हो और यहाँ पर क्या है, m के ऊपर चार्ज 0 है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इस पे एक चार्ज ज्यादा होगा। अगर आयोनाइजेशन का +1 है तो गेन एंथैल्पी में +2 आएगा। अगर आयोनाइजेशन में +3 है तो गेन एंथैल्पी में +4 आएगा। अब इजी है समझना। यस नो? अब देखो, अब तुम मुझे लॉजिकली बताओ, क्या ये दोनों से, या क्या ये दोनों इक्वल होगा? आयोनाइजेशन +1 का और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी +2 का। यस नो? यस, ये इक्वल। बार बार चेक करने की नीड नहीं है, बार बार चेक करने का नीड नहीं है। एक मिनट वेट करना। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ, एक मिनट, मैं तुम्हारे ग्रुप पे एक मैसेज कर रहा हूँ। जस्ट वेट।
ओके देन, चलो फाइन। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर आयोनाइजेशन में +1 है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में +2 आएगा, एक का चेंज आएगा या एक का चेंज होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है अपने को। तो अगर लेट्स से, अगर सपोज तुमको मैं ट्रिक के लिए फॉर्मेट में क्या लिख रहा हूँ, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी में यहाँ पर 0 है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में यहाँ पे +1 आना चाहिए। तो ये उसका ट्रिक है। तो अब तुम मुझे बताओ, जो मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ M माइनस इज इक्वल टू आयोनाइजेशन ऑफ M-2, यस और नो? मैंने उसको उल्टा कर दिया, ये ध्यान रखना। आयोनाइजेशन में अगर -2 है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में -1 होगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है क्या? यस। तो ये चीज ध्यान रखना यार, मतलब इसमें गलती नहीं करनी है अपने को। भले आगे पीछे कुछ भी लिखो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। और डिफरेंस भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा है एक, ये ध्यान रखना है अपने को। क्या ये चीज याद रहेगी सबको? यस नो? यार ऐसे मेरा रिदम टूट जाता है। अगर तुम जो भी स्टूडेंट्स है तुम्हारे बैच वाले, जस्ट टॉक टू देम एंड, पता नहीं, मतलब मुझे क्लास के अंदर थोड़े से सिंसियर लोग चाहिए, फ्रेंकली स्पीकिंग। इफ यू डोंट वांट टू अटेंड द लेक्चर तो मतलब मेरे लिए डिफिकल्ट होगा बैच को आगे कैरी फॉरवर्ड करना। तो टॉक टू योर जो भी तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं एंड ऑल, बट आई विल नॉट अलाउ सच काइंड ऑफ थिंग्स इन माई लेक्चर्स। अगर ये ऑफलाइन लेक्चर में ऐसा कभी भी होता तो आई विल नॉट अलाउ इन द होल सेमेस्टर। मतलब क्लास का स्ट्रेंथ 88 है राइट नाउ, 67 स्टूडेंट्स आर देयर। मतलब लिटरली इफ यू डोंट वांट टू अटेंड द लेक्चर देन डोंट वांट ना, ज्वाइन ही मत करो मीटिंग को। वाई आर यू ज्वाइनिंग द मीटिंग? सिंपल सी चीज है। तुम ज्वाइन करके मीटिंग लीव करते हो, और अगर तुम्हारा इंटरनेट, यार 20 लोगों का इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू, मतलब 130 होते तो मीटिंग लीव कर देते हो सीरियसली, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन इंडिया। बच्चे थोड़ी हैं यार अपन। भले जो भी स्ट्रेंथ है मुझे नहीं फर्क पड़ता, अगर मेरे पास 50 लोग होंगे स्टार्टिंग में, मुझे चाहिए कि अगर मेरी क्लास में 50 लोग हैं तो 50 रहने चाहिए एट द एंड, बस दैट्स इट। 95 है 100 है मुझे नहीं फर्क पड़ता यार। इफ यू आर सीरियस ना, तो मतलब मैं अपना 100% देने को रेडी, मैं बार बार वो चीजें रिपीट नहीं करूंगा। इफ यू डोंट वांट टू अटेंड द केमिस्ट्री लेक्चर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। पर अगर मीटिंग ज्वाइन करके अगर तुम लीव कर रहे हो तो इट इज वेरी डिस्गस्टिंग। और ऑफलाइन में लिटरली आई एम सेइंग, अगर तुम ऑफलाइन लेक्चर में अगर ये हरकतें करते हैं ना, मैं तुमको क्लास में अलाउ ही नहीं करता। तुम जिसको बोलना है उसको बोलो, और मैं ऑनलाइन में भी ये कर सकता हूँ। सीरियसली मतलब एक ऐसा होता है कि रिदम भी पूरा बिगड़ जाता है कि यार। तो अगर तुमको नहीं करना तो ज्वाइन ही क्यों करते हो यार? मैं कोई कंप्लेन थोड़ी कर रहा हूँ तुम्हारा। मत करो तुम अटेंड अगर नहीं समझ में आ रहा है। और ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मीटिंग लीव करना इज द सॉल्यूशन। अगर तुमको नहीं समझ में आया तो या तो बताओ कि सर ये पार्ट नहीं समझ में आया। मैंने कभी ये तो बोला नहीं कि ये पार्ट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और मैं तुमको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इफ यू वांट ना, तुम कोई और चीज भी जाके देख लो। मतलब तुम यूट्यूब पे, गूगल पे, जहां पे जाना है वहां पे जाके देख लो। माइट भी तुमको अभी वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा, बट जब नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे ना, तुम्हारी अपने आप हवा टाइट हो जाएगा। इट्स फैक्ट। जितना इजियर वे तुमको यहाँ मिल रहा है उतना किसी बुक में नहीं मिलेगा। दैट आई कैन गारंटी टू यू यार। हाँ, तुमको एक सब टॉपिक, दो सब टॉपिक, 5 सब टॉपिक, 10 सब टॉपिक समझ में आ जाएंगे, बट किसी भी बुक के थ्रू तुम जेई में सिलेक्शन नहीं करवा सकते हो इफ यू आर नॉट डेडिकेटेड देन। ये चीज याद रखना। बच्चे थोड़ी हैं यार, मतलब 7th 8th वाले जो ये हरकतें कर रहे हैं यार। तुम्हारा पूरा कैरियर तुम्हारा इसके ऊपर डिपेंड करता है, और मतलब तुम बिल्कुल सीरियस नहीं हो चीजों को लेकर।
पूरा रिदम होता है कि हाँ यार मैं लेक्चर एक्सटेंड करूंगा, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, पूरा रिदम बिगाड़ देते हैं पूरा रिदम। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज सम हाउ लास्ट टाइम बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट, मेरे फॉल्ट के कारण मैं लेक्चर लेट स्टार्ट कर पाया। ठीक है इंटरनेट इश्यूज होते हैं, ठीक है, बट उसको कवर करने के लिए मैं ही अपना टाइम दे रहा हूँ, उसमें भी अपन पेशेंस के साथ नहीं बैठ रहे। चलिए यार मतलब पूरा ऐसे छोड़ो, चलो यार नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो यार कुछ डाउट हो तो ठीक है, बाद में देखते हैं, कल देखते हैं यार, अभी नहीं तो डाउट नहीं डिस्कस करें। आई एम नॉट टेकिंग एनी डाउट लेक्चर, नहीं नहीं यार अक्षत नहीं हो पाएगा, सॉरी। चलो यार बाय।